मोहनपुर नाम के एक गांव में ललित अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। वो अपने खेतों में काम किया करता था। हे राम, आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है। बिना मेहनत किए ही पसीना बह रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। पहले ही बारिश ज्यादा न होने की वजह से खेतों की नमी चली गई है। जी आपने सही कहा, खेत अब पहले जैसे नहीं रहे। जी हमें रुककर खाना खा लेना चाहिए। थोड़ी धूप कम होने पर फिर से खेतों में काम कर लेंगे। हाँ, तुमने ठीक ही कहा। भूख भी बड़ी तेज लग गई है। ललित और उसकी पत्नी दोनों ही एक पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाने लगे। वैसे ये बताओ कि अब हमारे घर पर कितने दिन का राशन और खाना बचा है जिससे हमारा घर चल सके? बस कल रात तक का। क्या कहा? बस कल रात तक का? हे राम, मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। ये राशन मैं तुम्हारे गहने गिरवी रखकर घर लाया था। अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि हम जिएंगे कैसे। आप कहे तो मैं अपने मायके चली जाऊं। कुछ दिन वहां रहकर मैं आपके लिए राशन भरवा दूंगी। मैं तुम्हें जाने तो नहीं देना चाहता, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। ललित अपनी पत्नी को ससुराल यानी कि उसके मायके भिजवा देता है और गांव में दर बदर भटकने लगता है। अरे ललित, कहाँ गुमसुम होकर चले जा रहे हो? आओ हमारे साथ चाय पियो। मैं क्या बताऊं भाई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। घर में राशन नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा। अरे तुम भी क्या चिंता करते हो? मैंने अपनी कुछ जमीनें बेचकर एक बढ़िया सी ट्रैक्टर ले ली है और मुझे एक अच्छे वाहन चालक की तलाश है। तुम चाहो तो मेरे लिए काम कर सकते हो। तुम्हें महीने के आखिर में 3000 तनख्वाह दे दिया करूँगा। अगर आप मुझे नौकरी दे दें तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। मेरा पूरा परिवार संभल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। राधे मोहन ने ललित को अपने ट्रैक्टर का ड्राइवर बना दिया। ललित दिन रात मेहनत करके उसके घर में काम किया करता था और राधे मोहन समेत दूसरों के खेत भी जोता करता था। भाई साहब, मेरे खेतों में थोड़ा सा पानी भर गया है। क्या आप मेरे खेत में भी ट्रैक्टर चलाकर खेत जोत देंगे? जी, ये भी कोई कहने की बात है। मैं जरूर करूँगा, लेकिन इस खेत में पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। कहीं मेरा ये ट्रैक्टर अंदर न धंस जाए, बड़ी दुविधा हो जाएगी वरना। वैसा कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, आप चले जाइए। ललित बिना कुछ सोचे समझे उस खेत में चला जाता है। कुछ दूर तो ट्रैक्टर अच्छे से चलता है, लेकिन खेत में पानी ज्यादा भर जाने की वजह से ट्रैक्टर उसी खेत में धंसने लगता है। ये कैसा अनर्थ कर दिया मैंने? पूरा ट्रैक्टर खेत में धंस गया। अब मैं इसे बाहर कैसे निकालूंगा? अगर मैंने इसे बाहर नहीं निकाला तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। देख क्या रहे हो? ट्रैक्टर के मालिक को बुला ले आओ। तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला। खामखा मैंने तुम्हें अपना खेत जोतने के लिए दिया। अच्छे ड्राइवर नहीं हो तुम। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपनी रोजी रोटी गंवा दी। ललित जाकर अपने ट्रैक्टर के मालिक राधे मोहन को बुलाता है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ललित। इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकते हो? अब मेरा ट्रैक्टर बाहर निकल भी जाए तो उसका कुछ नहीं हो सकता। मेरा बहुत नुकसान करवा दिया तुमने। हम ट्रैक्टर को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। ट्रैक्टर का इंजन पानी ज्यादा भरने की वजह से खराब हो चुका है। सिर्फ गरम गरम धुआं दे रहा है। मुझे ये सब कुछ नहीं पता। तुम्हें मैं 1 साल की मोहलत देता हूँ। मुझे नया ट्रैक्टर ला कर देना, वरना तुम और तुम्हारी पत्नी जेल जाने के लिए तैयार रहना। मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इतने पैसे मैं आखिर कहाँ से लाऊंगा? राधे मोहन धमकी देकर चला गया। ललित राधे मोहन के ट्रैक्टर के कर्जे का भार अपने सिर पर उठा चुका था। ललित ने कुछ बैलों की मदद से ट्रैक्टर को खेत से बाहर निकाला। भाई साहब, ये ट्रैक्टर कम, रिक्शा ज्यादा लग रही है। इसका कुछ नहीं हो सकता। जाओ और जाकर अपना काम करो। मेरे काम के बीच में मत आओ। जाओ यहाँ से। ललित उस कबाड़ ट्रैक्टर को अपने घर लेकर जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि उसकी पत्नी कई सारी सब्जियाँ और कुछ पाव लेकर बाजार से लौटी है। आज मैं आपका मनपसंद पाव भाजी बनाऊंगी। इसे खाकर आप कहीं काम ढूंढने चले जाइएगा। कम से कम 2 वक्त का खाना तो सुकून से खाएंगे। मेरा सर तो टेंशन से फटा जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। नया ट्रैक्टर लेते लेते
कहीं मेरे प्राण न चले जाए। शुभ शुभ बोलिए जी, हम दोनों को मिलकर कुछ न कुछ करना होगा, वरना हमारा जीवन कठिनाइयों से गुजरेगा। उतने में ही वहाँ पर ललित का साला यानी सुरेखा का भाई आ गया। वो साथ में कोयला और एक बड़ा सा तवा लेकर आया। जीजू जीजू, कैसे हैं आप? ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। ओफो, इतने सारे कोयले और ये इतना बड़ा तवा किस काम का है? मुझे दीदी ने बताया कि वो आज पाव भाजी बना रही है, इसी वजह से मैं ये तवा और कोयला लेकर आया हूँ ताकि पाव भाजी स्वादिष्ट बने। इतना बड़ा तवा आखिर हम रखेंगे कहाँ? ये तवा हम ट्रैक्टर के खराब इंजन में रखेंगे और पेट्रोल के जगह पर कोयले की आंच पर हम पाव भाजी बनाएंगे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब करने से होगा क्या? अरे जीजू, वैसे भी ट्रैक्टर कबाड़ बनकर पड़ा है, इससे अच्छा और क्या उपयोग हो सकता है? मुफ्त में कोयला मिला है, कहाँ आप गैस सिलेंडर पर अपने पैसे बर्बाद करना चाहते हैं? तुम्हारी ये बात भी ठीक है, सही कहा तुमने, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और क्या था, ट्रैक्टर के आगे के हिस्सों पर उन्होंने एक बड़ा सा तवा लगा दिया और ट्रैक्टर के इंजन पर पेट्रोल की जगह कोयला डालकर तवे को गर्म करने लगे। देखते ही देखते सुरेखा ने उस ट्रैक्टर के तवे पर सारी सब्जियां डाली और पाव भाजी सिकने लगी। कुछ ही मिनटों में ट्रैक्टर के तवे पर पाव भाजी की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, हमारी ट्रैक्टर पाव भाजी बन गई लगता है। वाह जीजा जी वाह, आपने क्या नाम दिया है इसे? पूरे परिवार ने ट्रैक्टर पाव भाजी बड़े चाव से खाया और ललित ने अपनी पत्नी सुरेखा से कहा, भाग्यवान जो भी हो, बना बहुत अच्छा है, क्यों ना हम पाव भाजी का व्यापार कर ले, अब तो हमारे पास सारे साधन भी हैं। आपने तो मेरे मन की बात कह दी, कल से ही हम अपनी ट्रैक्टर पाव भाजी को बाजार में लगाएंगे। बिल्कुल देर न करते हुए दूसरे ही दिन ललित और सुरेखा ने अपनी ट्रैक्टर को बाजार में खड़ा कर दिया। नरेश उनकी मदद करने लगा। धीरे धीरे सभी को ट्रैक्टर पाव भाजी के बारे में पता चल गया। भाई, हमने तुम्हारे ट्रैक्टर पाव भाजी के बारे में बड़ा सुना है, क्या हमें खिलाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये शुद्ध देसी घी से बना हुआ है, ना मिलावट ना कोई खराबी। ताजे सब्जियों के 4 चांद तो मेरे इस ट्रैक्टर ने इसमें लगा दिए हैं। वाह वाह, इतनी अच्छी पाव भाजी मैंने आज तक नहीं खाई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरे जीभ को इतना अच्छा स्वाद वाला खाना चखा दिया। ट्रैक्टर पाव भाजी धीरे धीरे हर जगह चर्चे में आ गई। पूरे 1 साल बीत चुके थे। ललित और उसकी पत्नी पहले से बहुत धनवान बन चुके थे। एक दिन राधे मोहन उनके घर आया और कहने लगा, अरे ओ ललित, कहाँ हो? मुझे मेरा नया ट्रैक्टर लौटाओ, वरना आज जाकर मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। इतने में ही वहाँ पर ललित एक नए शानदार ट्रैक्टर के साथ आ गया और राधे मोहन से कहने लगा, ये लो अपना ट्रैक्टर, बिल्कुल नया, मैं आपके पास आने ही वाला था। राधे मोहन नया ट्रैक्टर पाकर बहुत खुश हुआ और ललित का शुक्रिया अदा करने लगा। तब सुरेखा ने कहा, ऐसे कैसे आप जा रहे हैं? हमारे घर का ट्रैक्टर पाव भाजी नहीं खाएंगे? नेकी और पूछ पूछ। ललित अपनी पत्नी और साले के साथ मिलकर ट्रैक्टर पाव भाजी का व्यापार जोरों शोरों से चलाने लगा और सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। माखन की एक पाव भाजी की गाड़ी थी, जहां गांव के सभी लोग पाव भाजी खाने आया करते थे। माखन भैया, एक मस्त मक्खन पाव भाजी बना दो। अभी लो भैया। वाह वाह भैया, आपके हाथों में तो जादू है। इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी कैसे बना लेते हैं? बस ऊपर वाले की कृपा है। माखन के ग्राहकों को उसकी पाव भाजी बहुत पसंद थी। इस पाव भाजी को बनाने के लिए माखन रोज सवेरे उठकर सब्जी मंडी पहुंच जाया करता था और सबसे अच्छी सब्जियां खरीदता था। फिर वो दूध की डेयरी जाकर मक्खन खरीदता था।
इन अच्छी चीजों से बनी हुई पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक थी। माखन अपनी पाव भाजी 30 रुपए में बेचता था और ग्राहक भी इसे बड़े चाव से खाते थे। लेकिन फिर माखन की गाड़ी के बगल में एक वड़ा पाव की गाड़ी खुली। माखन भैया, आपकी पाव भाजी तो बहुत स्वादिष्ट है। ऊपर वाले की कृपा है। अक्सर माखन और गिरधर बातें करते थे। एक दिन की बात है। भैया, आपको उस रात के बाजार के बारे में पता चला क्या, जहां सब्जियां बहुत ही सस्ती मिलती हैं? रात का बाजार? जो सब्जियां दिन भर बच जाती हैं, उसे रात में सस्ते में बेचते हैं। लेकिन वो तो इतनी अच्छी नहीं होंगी ना। अच्छी बुरी से हमें क्या करना है, इससे हमारा मुनाफा ही होगा और ग्राहकों को स्वाद का फर्क भी नहीं समझ आएगा। वो तो ठीक है, चलिए आज रात को चलते हैं। गिरधर और माखन रात को सब्जियों के बाजार में पहुंचे। वहां माखन ने आधे दामों पर सब्जियां खरीदी। ये सब तो आधे दामों पर मिली। देखा, मैं ना कहता था कि हमारा मुनाफा होगा। अगले दिन माखन ने इन सब्जियों से पाव भाजी बनाई। वाह भैया, बहुत बढ़िया। माखन खुश था कि उसके ग्राहकों को कुछ फर्क समझ में नहीं आ रहा था। माखन ने ज्यादा मुनाफे के लालच में वही सब्जियां खरीदी और पाव भाजी बेचता रहा। लेकिन उसकी ये खुशी बहुत छोटी थी। एक दिन एक औरत रोते हुए माखन की दुकान पर आई। तुम्हारी वजह से मेरे पति अस्पताल में है। मैंने क्या किया? क्या किया? वो तुम्हारे ठेले से रोज पाव भाजी खाते थे। तो उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई और डॉक्टर बोल रहे हैं कि पाव भाजी की वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सुनते ही उसके ग्राहकों ने पाव भाजी की थाली नीचे रख दी। अरे मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। माखन बहुत बोलता रहा, पर किसी ग्राहक ने उसकी एक न मानी। सब चले गए। उसके बाद गांव का कोई भी व्यक्ति माखन की पाव भाजी नहीं खाता था। चारुलता के बड़े बेटे प्रकाश की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। अब उसने अपने छोटे बेटे अरुण की शादी गुंजन से करवा दी। शादी के बाद गुंजन देवनारी बनकर ससुराल आई और मंजुला उसकी जेठानी बन गई। मंजुला बहुत मनमौजी थी। वो अपनी देवरानी के सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उससे सारे काम करवाने लगी और खुद मनमर्जी करने लगी। गुंजन, मेरी सहेली ना बहुत बीमार है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। घर का काम तुम कर लेना। ठीक है भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम संभाल लूंगी। मंजुला रोज बहाने बनाकर अपनी सहेली के घर जाने लगी, जहाँ पर वो सहेलियों के साथ बैठकर जुआ खेलने लगी। ये मेरी 200 की बाजी। अरे वाह, मैं जीत गई। वाह मंजुला, आज तो तूने सारी बाजी जीत ली। तू तो पक्की खिलाड़ी हो गई है। रोज रोज सहेलियों के साथ जुआ खेलने से मंजुला को जुए की लत लग गई थी। अब वो घर पर अपने पति के बटुए से भी पैसे चुराकर जुआ खेलने लगी। उधर देवरानी गुंजन चुपचाप अकेली घर का सारा काम करती। बहू, घर का सारा काम तो बस तू ही करती दिखती है। मंजुला कहाँ है? माँ जी, भाभी रोज सत्संग में जाती हैं। धीरे धीरे मंजुला जुए में पैसे हारने लगी। मैं फिर से हार गई।
अगली बाजी शुरू करो, इस बार मैं जरूर जीतूंगी। मंजुला, अब तुझ पर 5,000 रुपए उधार हो चुके हैं। जब तक तू वो पैसे नहीं देगी, हम तुझे नहीं खिलाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। सहेलियों की बातों से मंजुला परेशान हो गई। जब तक वो पैसे नहीं देगी, कोई उसके साथ नहीं खेलेगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन मंजुला ने अपनी सास चारुलता के गले में एक नई सोने की चेन देखी। अगर मैं मौजी की ये चेन चुरा लूं, तो इसे गिरवी रखकर कम से कम 10-15 बाजी खेल सकती हूँ और फिर पैसे जीतकर ये चेन छुड़ा लूंगी। हाँ, ये सही तरीका है। उसी रात को चारुलता के सोते ही मंजुला ने अपनी सास के गले से चेन उतार ली और अगले दिन फिर बहाना बनाकर अपनी सहेली के घर चली गई। गुंजन, अगर माजी पूछे तो उनसे कहना अब मैं सत्संग में गई हूँ। मंजुला ने सहेली के घर सास की सोने की चेन गिरवी रखकर फिर से जुआ खेलना शुरू किया और बहुत सारी बाजी खेलने के बाद भी वो कुछ नहीं जीत पाई। हे भगवान, मैं ये सोने की चेन भी हार गई। अब मैं क्या करूं? मंजुला, तेरी ये सोने की चेन अब मेरी हो गई। अगर तुझे और खेलना है तो और पैसे लाने पड़ेंगे। मंजुला अब असमंजस में पड़ गई। अब वो पैसे कहाँ से लाएगी? उधर घर पर चारुलता को अपने गले में सोने की चेन गायब दिखी तो उसने सबको इकट्ठा कर लिया और रोने लगी। ओह, मेरी सोने की चेन कहाँ गुम गई? कल तक तो मेरे गले में थी। माँ जी, चेन मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। इधर मंजुला की जुए की लत उसे परेशान कर रही थी। एक बार कहीं से पैसे मिल जाए तो मैं फिर से पत्ते खेल सकूंगी। मंजुला ने इस बार अपनी सास चारुलता की तिजोरी से पैसे चुराने का मन बनाया। तिजोरी की चाबी माजी ने गुंजन को दी है। अगर मैं वो चाबी चुराकर पैसे निकाल लूं, तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मंजुला ने रात को गुंजन के कमरे से तिजोरी की चाबी चुराकर उसमें से पैसे चुरा लिए। लेकिन इस बार उसको गुंजन ने पकड़ लिया। भाभी, आप तिजोरी में से पैसे चुरा रही है? तभी वहाँ चारुलता आ गई। सास को सामने देख मंजुला ने सारा इल्जाम गुंजन पर लगा दिया। देखिए माँ जी, आपकी छोटी बहू चोर है। वो आपकी तिजोरी से पैसे चुरा रही थी। सोने की चेन भी इसी ने चुराई होगी। चारुलता को गुंजन पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुंजन को माता पिता के घर भेज दिया। दुखी गुंजन बिना कुछ बोले चली गई। कुछ दिन बीत गए, लेकिन मंजुला की जुआ खेलने की तलब बढ़ती गई। गुंजन चली गई, अब मैं सहेली के घर कैसे जा पाऊंगी? अपनी लत के वश होकर मंजुला ने अपनी सास की चाय में नींद की दवा मिला दी। चाय पीते ही उसकी सास सो गई। फिर मंजुला चुपके से उसके सोने के कंगन लेकर सहेली के घर चली गई। अरे वाह मंजुला, इस बार कंगन लाई है, मान गए। मंजुला ने फिर से खेलना शुरू किया। उसने पहली बाजी में जैसे ही कंगन दांव पर लगाए, उसकी सास और देवरानी गुंजन वहां आ गए। माँ जी, गुंजन, आप दोनों? चारुलता ने मंजुला को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जुए की लत को सबके सामने उजागर कर दिया। मंजुला बहू, मुझे तुम पर बहुत दिनों से शक था, लेकिन जब तुमने छोटी बहू पर इल्जाम लगाया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। भाभी, आपने सत्संग के नाम पर झूठ बोला और घर में चोरी करके सबका दिल दुखाया है। तुम्हारे जुए की लत और जीतने के जुनून की वजह से तुम मेरे कंगन और चेन दोनों गवा चुकी हो। वो तुम्हारे हिस्से के गहने थे। अब मेरे बाकी गहनों पे सिर्फ छोटी बहू का हक है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। हर जुआरी को लगता है कि वो बहुत सारा पैसा जीतेगा, लेकिन अगर एक बार जुए की लत लग जाती है तो बर्बाद कर देती है। किसी भी चीज की लत या उसका नशा इंसान को तबाह ही करता है, इसीलिए इससे दूर ही रहना चाहिए।